हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। आज हम जानेंगे असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। इस टॉपिक पे हम चेक करेंगे कि असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, उसका वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हो, शेप ऑफ अर्थ पहला वेरिएशन होगा। बिकॉज क्यों शेप ऑफ अर्थ? क्योंकि हमारा अर्थ कंप्लीट एक स्फेरिकल नहीं है, राइट। हमारा अर्थ जो है वो है एक ओवल, तो सेंटर से डिस्टेंस उसकी डिफर कर जाती है। सबसे पहले चेक करेंगे वेरिएशन के पहले फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ, राइट। उसके बाद फिर उस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में इसका वेरिएशन चेक करेंगे, और लास्ट में आफ्टर शेप ये जानेंगे कि वेरिएशन थ्रू हाइट एंड डेप्थ, ये शेप ओरिएंटेड नहीं है, ये है जस्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर और अर्थ के सरफेस से नीचे, राइट। वो कहीं पर भी हो सकता है, एट दिस पॉइंट एट पोल हो सकता है, वो एक इक्वेटर पे भी हो सकता है। सो वी विल चेक दिस एंड इसका यूज़, जनरली इसका यूज़ इन फ्री फॉल। तो ये हमारा आज का टॉपिक का कंटेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि ये एक टॉपिक फ्री फॉल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर दूंगा, उसको वॉच ज़रूर कर लेना। यहाँ पर हम जो जी की वैल्यू लेते हैं वो कांस्टेंट लेते हैं। तो कांस्टेंट क्यों लेते हैं, इसके पीछे का भी रीज़न हमें पता होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है सरफेस पे, और ये वेरिएशन कहाँ कहाँ और कैसे आता है ये भी चेक करना हमें बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, let us just assume what acceleration is. If you have understood this term acceleration, then we can easily understood what acceleration due to gravity. तो सपोज एक कंडीशन ले लेता हूँ मैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली रेस्ट पे है। इनिशियली रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को मोशन पे लाना है, तो आप क्या करोगे? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, राइट। ये वो एक्सटर्नल फोर्स है। Now this object starts moving from this point A to certain point, say this point, it reach to here and it reach like this B. अब यहाँ से यहाँ ये चल करके गया है, एक certain distance इसने cover किया, से S is that particular distance covered in the time T, time interval T। एक समय भी लगेगा, but during this journey this body has gained some velocity. That final velocity before coming to rest V is not equals to zero because body is in moving condition, right? I hope you got this. तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स की वजह से बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैसे देते हैं? V माइनस यू बाई टी, राइट। अब क्योंकि ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स था, इसका सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने रिलेट किया है मैथमेटिकली। ये जो फोर्स है वो मास टाइम द एक्सेलरेशन इक्वल हो, मतलब इस बॉडी का जितना भी मास होगा उससे अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इस फोर्स की वैल्यू। तो न्यूटन ने ये सेकेंड लॉ का क्वांटिफिकेशन दिया था सेकेंड लॉ पे, सेकेंड लॉ। इसी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट उस पर अगर एक्सप्लेन करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सबसे पहले अगर मैं रिलेट करना चाहूं, ये जो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा ये है लीनियर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम पढ़ेंगे, वो भी एक लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लीनियर एक्सेलरेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशन में, राइट। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, और जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है भाई, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज दिस ग्रेविटी इज अ फोर्स, दिस ग्रेविटी इज फोर्स। तो ये फोर्स के वजह से, ग्रेविटी फोर्स किसकी है भाई? अर्थ की है,
राइट। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अर्थ। अगर असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अर्थ ही एक बॉडी हो, राइट। आई होप आप समझ रहे होगे कि असलरेशन किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होगा जब एक फोर्स एक्ट होगी उसमें और बॉडी को मोशन में लेकर आ जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं अब किस तरीके से बॉडी, अब सपोज ये हमारा अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ। अब यहां पर वो एक बॉडी प्लेस है सरफेस पे, तो अब एक तो फोर्स लग रही है कहाँ, नीचे की तरफ, लेट अस सी विद ब्लू, ये एक फोर्स लग रही है एफ जी। एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पर अर्थ लिया है तो ग्रेविटी लिख दिया मैंने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहेगी, नीचे खींचना चाहेगी, और क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सरफेस पे है, तो सरफेस भी एक फोर्स लगा रहा है इसमें। से दैट फोर्स इज रिएक्शन फोर्स, आर इज द रिएक्शन फोर्स। अब आपको पता है कि अगर कंडीशन बैलेंस्ड हो गई, व्हाट डज इट मीन, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर है तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो सकता, राइट। दिस टू, ये कंडीशन कहलाती है बैलेंस्ड, राइट। मोशन कब पॉसिबल है, जब अनबैलेंस्ड फोर्स हो, एनी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो फोर्स के डायरेक्शन में मोशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से, अब ये हमारा अर्थ का सरफेस था और ये सपोज एक बिल्डिंग है, दिस इज अवर बिल्डिंग लाइक दिस, तो इसके टेरेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को लीव कर दिया। तो जैसे ही मैंने लीव किया, क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूअसली एक फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट में। इनिशियली तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी, मतलब मोशन में नहीं होगा। अब ये जैसे जैसे कंटिन्यूअसली फोर्स यहाँ इस पॉइंट पे भी लगेगी, इस पॉइंट पे भी फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पे भी लगेगी, तब तक लगेगी जब तक एक बैलेंस्ड फोर्स ना आ जाए इसको काउंटर करने के लिए, मतलब जब तक कि ये ग्राउंड तक के ना पहुंच जाए, राइट। क्योंकि ग्राउंड क्या एक्ट कराएगा इसमें, ग्राउंड एक्ट कराएगा एक रिएक्शन फोर्स, जैसा हमने ऊपर एग्जाम्पल पे चेक किया, ग्राउंड एक्ट कराएगा एक रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर वो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। बट ड्यूरिंग द जर्नी यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस बॉडी में एक असलरेशन प्रोड्यूस हुआ, राइट। दैट असलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, उसे ही हमने असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम दिया है। तो अगर मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच लग रही है, कौन से, इस अर्थ और इस मास, इनके बीच में एक फोर्स लग रही होगी, जिसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, G टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m बाय R का स्क्वायर, इसके बराबर होती है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, ये ऑल्सो किसके बराबर है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, वेट के बराबर, राइट। और वेट किसके बराबर होता है, मास स्मॉल m इंटू असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम कहां से ये चेक कर रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से। तो मास इज द ऑब्जेक्ट एंड असलरेशन इज लीनियर, सो g टर्न इनटू a टर्न इनटू g। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूं, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, mg इज मस्ट बी इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। स्मॉल m दोनों साइड कैंसल आउट, सो g इज इक्वल्स टू g कैपिटल M बाय r स्क्वायर। तो कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। m इज द मास ऑफ प्लैनेट, r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मतलब ये जो रेडियस है ये वाली फ्रॉम द सरफेस, वो r है, राइट। इसी के बेसिस में आपको पता है G वेरिएबल नहीं है, मास वेरिएबल नहीं है, तो आप एक कंक्लूजन यहां से ड्रॉ कर सकते हो दैट असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेरिएशन पे हमें हेल्प आउट करेगा। चलो ये तो हो गया असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन, ये फॉर्मूला हो गया, और ये डिपेंडेंट फैक्टर कि असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। आगे हम चेक करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन कैसे होगा भाई,
जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ हमारा शेप के रिस्पेक्ट में वेरिएशन है, एक ओवल है। तो आपको पता है ज्योग्राफिकली अर्थ के दो पार्ट पे बांटा गया है, पहला तो पोल मतलब एजेस पे पोल, और दूसरा है इक्वेटर। ये पी पोल से डिनोट कर रहा हूँ और ई इक्वेटर। तो जो डिस्टेंस है, रेडियस है इक्वेट से आर ई, ये जो रेडियस है आर ई और ये जो रेडियस है आर पी, रेडियस ऑफ द पोल एंड रेडियस ऑफ द पी। सो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें सो समवेयर अराउंड 64,000 किलोमीटर रेडियस है आर ई की, और समवेयर अराउंड 6,356,000 किलोमीटर है रेडियस पोल की। तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है, राइट। अगर आप इसे गूगल भी करेंगे तो भी ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर मुझे जैसे प्रीवियस कंक्लूजन मैंने निकाला दैट आर स्क्वायर, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना वेरिएशन आ जाएगा, राइट। तो एक चीज़ अगर हम पोल पर रखते हैं, कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब, और एक चीज़ हम सेम ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे रखते हैं, तो किसका वेट ज़्यादा होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछा जाता है वेरिएशन में, वेट किसका ज़्यादा होगा, क्वेश्चन ये। तो आप सोचिएगा, मैं आपको यहाँ गाइड करता हूँ, आंसर इसी टॉपिक पे मिलेगा आपको। तो सपोज अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 1 किलो है, इस ऑब्जेक्ट का भी मास 1 किलो है, तो किसका वेट ज़्यादा होगा और कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आपको मैंने ये बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पर रेडियस ज़्यादा वहाँ पर असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, राइट। रेडियस ज़्यादा, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। तो अगर कंक्लूड करूं कि असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होगी और असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ज़्यादा होगी, तो वेट भी पोल पर ज़्यादा होगा। सो वेट विल बी मोर। क्यों? बिकॉज वेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ये ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा, और अगर ये कम है तो वेट भी कम होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। देखो यहाँ पर भी 1 किलो थी, यहाँ पर भी 1 किलो है। सो दिस इज हाउ द वेरिएशन बेस्ड ऑन द शेप गिव्स यू द कंक्लूजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद सेकेंड वेरिएशन विद द हाइट एंड डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ। सो अगर हम प्रीवियस फॉर्मूले पे चलें, G इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट बाय आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर चेक करें कि अगर हाइट सरफेस से बढ़ती है, सपोज यहाँ से कुछ 100 मीटर बढ़ गई, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, अब तो क्या होगा, आर की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, हाइट सर्टेन। सो G इज इक्वल्स टू G कैपिटल M बाय आर प्लस H का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है इस वैल्यू, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन को एट द सरफेस और इस इक्वेशन को एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द सरफेस, तो आपको क्या दिख रहा है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर। तो सरफेस पे आर की डिस्टेंस क्या है, बढ़ गई है, तो आपको जी की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। सो कंक्लूजन कुछ इस टाइप का हम निकाल सकते हैं, हाइट के रिस्पेक्ट में जी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सिमिलरली डेप्थ के रिस्पेक्ट में, ये तो हाइट का हो गया, डेप्थ के रिस्पेक्ट में भी असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई, डाउन होता है। अब हम अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं हम, इसकी अगर बात करें, जी कितना लेते हैं हम अर्थ के रिस्पेक्ट में, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेते हैं। तो ये वैल्यू आई कहाँ से, ये वैल्यू आई इस फॉर्मूले से, कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू आप पुट करोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 चेक कर लेना, राइट। यहाँ पर लिख देता हूँ 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ किसी भी प्लैनेट पे अगर निकालना है, यहाँ पर हमने अर्थ लिया है, सो मास ऑफ अर्थ पुट इट इन केजी एंड रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 64,000 किलोमीटर। ये आपको मीटर में पुट करना होगा क्योंकि ऐसा यूनिट हमें रखनी है। सो लाइक दिस मीटर में पुट करोगे आप। ये वैल्यू जब आप एग्जैक्ट पुट करके कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाइक दिस। ओके, सो यहाँ से वो वैल्यू आई, आपको मतलब ज़्यादा पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से वो वैल्यू आई, आपको कैलकुलेशन में आना चाहिए। सो यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड चेक योर सेल्फ कि वेदर यू आर गेटिंग दिस वैल्यू और नॉट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका यूज़ हम फ्री फॉल पे करते हैं और कांस्टेंट एक्ट करते हैं। तो
तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि भाई ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्स्टेंटली एक्ट होती है हर ऑब्जेक्ट में, कंटिन्यूअस फोर्स होती है, तो क्या करेगी, एक असलरेशन प्रोड्यूस करेगी। अब जो असलरेशन है, बॉडी का जो मोशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो जी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। और अगर अगेंस्ट इसके मीन्स ये तो डाउनवर्ड जर्नी थी, अगेंस्ट इसके हम बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं अर्थ के सरफेस से अपवर्ड, तो क्या करना होगा, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी अदर देन टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को ओवरकम कर जो कंटिन्यूसली लग रही है Fg हर पॉइंट पे, तो इसके ओवरकम करने के लिए मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी। और ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, ये फोर्स क्या होती है, इंपल्स टाइप की होती है, सडन, इट इज जस्ट एक्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ये क्या होती है, कंटिन्यूस एक्ट होती है। तो कंटिन्यूस अगर एक्ट होगी तो क्या करेगी, डीएसलरेट करेगी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना। तो बॉडी जब जाएगी तो ऊपर, पर उसकी क्या होगी, v मतलब स्पीड डिक्रीज होते चले जाएगी, ऐसा बोल लो, वेलोसिटी डिक्रीज होते चले जाएगी, डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेलोसिटी विल बिकम जीरो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि g इस केस में क्या लेना है, हमें नेगेटिव लेना है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस फोर्स है, हम ग्रेविटी के अंदर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो कहां पर एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड। हमें इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है एक्सटर्नल, हमने इस फोर्स के रिस्पेक्ट में चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। सो g इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड में g पॉजिटिव, अपवर्ड में g नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे बताई हुई है, एक बार रेफर ज़रूर कर लेना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। Thank you very much. Have a nice day.